गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी में चैप्टर नंबर 6 टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं अपन। अब टाइम ऑफ सप्लाई कंसेप्ट क्या है ये समझ लो। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक कस्टमर आया और उसने एक सर्टेन डेट को मेरे को ऑर्डर दिया। मान लेते हैं ऑर्डर कौन से महीने में दिया, अप्रैल के महीने में। उसका ऑर्डर मैंने रेडी करके रख दिया। मैंने बोला भाई साहब आपका ऑर्डर रेडी है, बताओ कहाँ भिजवाऊँ या आके ले जाओ। ये मैंने बोला उसको मई के महीने में। मई के बाद जून में वो ऑर्डर डिलीवर हो गया और उसने मुझे पैसे दिए जुलाई के महीने में। 4 इवेंट समझ गए आप। उसने ऑर्डर दिया, मैंने माल रेडी करके उसको इंटीमेट कर दिया, माल की डिलीवरी हो गई और फिर उसने मुझे पेमेंट दिया। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जीएसटी की लायबिलिटी मेरे ऊपर कौन से महीने में आएगी? जब पेमेंट आएगा तब, या जब डिलीवर होगा तब, या जब रेडी हो जाएगा तब। ऑर्डर की तो कोई बोलेगा ही नहीं, ऑर्डर देने से क्या होता है सर। मैंने तो मई में बोल दिया ना उसको, डिलीवर होगा तब। तो यही बात अपन पढ़ने वाले हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई। सर व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ सप्लाई? बेटा जीएसटी में आपकी सप्लाई टैक्सेबल कब मानी जाएगी उसको बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। मैंने इसको कोई चीज सेल करी तो ये सेल करना कब माना जाएगा, इसके ऊपर जो जीएसटी मुझे पे करना है ये मुझे कौन से टाइम पे करना है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। तो सिंपल, हमें अब डिफरेंट केसेस में जैसे ऐसे सिनेरियोज में टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है। भाई नॉर्मल दुकानदारी में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप मेरी शॉप पे आए, मुझसे 500 रुपए का सामान खरीदा, मुझे 500 रुपए दिए, मैंने आपको गुड्स बेच दिए, तो फिर सर टाइम ऑफ सप्लाई कब है? जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन। लेकिन जब स्पेशल ट्रांजेक्शंस होंगे, जो इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हैं जिसमें सर्टेन इवेंट्स होते हैं, उन केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मानी जाएगी ये अपन को पढ़ना है। एक केस मैं परसों समझा चुका था, आज दोबारा तुम लोग आए नहीं थे, वीडियो बनी नहीं थी, तो आज दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं और दूसरा केस हम आज ही पढ़ेंगे। तो पहले तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 जो बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर पढ़ाऊंगा मैं सेक्शन 13 जो पढ़ाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि यार ये तो फिर भी गुड्स है। अब मेरी सर्विस में मान लो मैं लोगों की ऑडिट्स करता हूं तो मुझे 2-3 महीने उनकी ऑडिट करने में कम टाइम लगता है। 2 महीने में ऑडिट हुई, फिर मैं उनका बिल रेज करता हूं और फिर वो अपनी मर्जी से मुझे क्या देते हैं, पेमेंट करते हैं। तो मैं अब टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के केस में क्या मानूं और टैक्स कब पे करूं, मेरे ऊपर लायबिलिटी कब है टैक्स पे करने की, ये डिटरमाइन करना पड़ेगा ना। तो डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। 2 सेक्शन है 12 और 13। 12 है गुड्स के लिए, 13 है सर्विस के लिए। 12 की बात करते हैं, गुड्स की बात करते हैं। अब गुड्स में भी वो सप्लाई के नेचर को डिफाइन करेगा। पहला तो है नॉर्मल सप्लाई, अगला है कंटिन्यूअस सप्लाई। सर ये क्या होता है नॉर्मल सप्लाई और कंटिन्यूअस सप्लाई? नॉर्मल सप्लाई जो मैंने माल डिलीवर किया और माल बिक गया। कंटिन्यूअस सप्लाई आपकी जब मर्जी थी आप मुझसे माल लेते गए और फिर मैंने एक टाइम पीरियड पे आपको बिल रेज कर दिया। जैसे मेरा पानी के कैंपर, आपको पता है पानी के कैंपर के अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि पानी के कैंपर मेरे यहाँ रोज़ भिजवा देना, तो वो एक तरीके से कंटिन्यूस सप्लाई है, क्योंकि वो रोज़ भिजवाएगा अब उस चीज़ को। तो रोज़ के वो 20 रुपये थोड़ी लेता है मुझसे, वो तो पूरे महीने की एक साथ लेता है ना मुझसे पैसे। और फिर वो पानी का कैंपर मैं मेरी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा भी करवाता हूँ। जैसे मान लो अभी दिवाली का सीज़न है, ग्राहक का रश ज़्यादा रहता है, तो मैं 2 के बजाय 4 कैंपर मंगवाता हूँ। फिर अगर ऑफ सीज़न है, कोई नहीं आता है, तो मैं अपने सहूलियत के हिसाब से सिर्फ 1 कैंपर मंगवाता हूँ। और फिर या फिर मान लो स्टाफ ज़्यादा है तो 2 कैंपर मंगाता हूँ। छुट्टी है तो मैं मना कर देता हूँ, मत भेजना। और अभी सर्दी आ जाएगी, पानी कम पिएंगे लोग, तो मैं 1 ही कैंपर मंगवा दूंगा। तो मैं मेरी रिक्वायरमेंट से उसके कैंपर्स को कम ज़्यादा कर देता हूँ ना। फिर वो महीने के भर में एक कार्ड इशू कर देता है, एक स्टेटमेंट इशू कर देता है डेट वाइज कि देखो भाई साहब मैंने इस दिन इतने कैंपर्स दिए, टोटल कैंपर इतना हो गया, 1 कैंपर की रेट 20 रुपये और ये टोटल आपका बिल हो गया। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई। अब उसमें गुड्स तो हर रोज आ रहा है, तो जीएसटी की लायबिलिटी कब आएगी? रोज आएगी, या जब बिल इशू हुआ तब आएगी, या जब पेमेंट हुआ तब आएगी। तो ये डिटेल में अपन को पढ़ना है। पहले अपन कंटिन्यूअस को छोड़ दो, नॉर्मल सप्लाई पे आते हैं, जिसमें एक बार में गुड्स क्या कर दिए जाते हैं, सेल कर दिए जाते हैं, कोई कंटिन्यूअस नेचर नहीं है उसका। तो नॉर्मल सप्लाई के केस में पहला तो हुआ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस।
मतलब अगर आप कह रहे हो डिलीवरी तो मैं कह रहा हूं नहीं भाई, डिलीवरी से भी मुझे मतलब नहीं है। आप कह रहे हो पेमेंट, नहीं भाई मुझे पेमेंट से भी मतलब नहीं है। आप कह रहे हो जब गुड्स रेडी हुए तब, नहीं मुझे उससे भी मतलब नहीं है। तो फिर सर आपको किससे मतलब है? सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम ऑफ सप्लाई के केस में इनवॉइस। इनवॉइस मतलब बिल, कि आपने उस गुड्स का बिल कब क्रिएट किया। सर अगर बिल क्रिएट करने पे ही टैक्स की लायबिलिटी आएगी तो बिल तो मैं खुद बनाता हूं। मैं अपनी टैक्स की लायबिलिटी से बचने के लिए बिल तो लेट से लेट बना दूंगा। फिर तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हम कह रहे हैं बिल के थ्रू आएगी, जब बिल बनाओगे तब आएगी, ऐसा नहीं कह रहे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको बिल कब तक बना देना चाहिए था। अगर तब तक बिल बना दिया है तो बिल के अगेंस्ट में आ जाएगी, और तब तक बिल नहीं बनाया है तो जब बना देना चाहिए था तब तो आ ही जाएगी। तो देखो पढ़ो इन्होंने क्या बोला। पहला बोला डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने एक्चुअली में बिल बनाया, और दूसरा लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, कि जब तक आपको बना देना चाहिए था, और तीसरा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इन तीन में से जो चीज सबसे पहले होगी वही आपका क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब मान लो आपने पैसे एडवांस में ले लिए, अभी तो बिल बनाया नहीं है और बनाने की लास्ट डेट आई भी नहीं है, आपने पेमेंट पहले ले लिया, तो वही क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। नहीं नहीं सर पेमेंट तो लिया नहीं, हमने तो उधार में बेचा है। तो मान लो जो बिल बनाने की डेट है उससे पहले ही आपने अपना काम पूरा करके रखा है, आपने बिल बना दिया है, तो जिस दिन बिल बनाया है उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई है। नहीं सर मैं तो, मेरा बिल बहुत लेट बना है, डेट तो कब की निकल चुकी थी, तो जो लास्ट डेट थी ना वही क्या मानी जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुझे समझना पड़ेगा सर ये लास्ट डेट है क्या, कि एज पर जीएसटी बिल कब तक बन जाना चाहिए था। तो उसके लिए अब एक नया सेक्शन पढ़ो, सेक्शन 31। सेक्शन 31 बना ही किसके लिए है, इनवॉइस के लिए, कि कब तक आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, नहीं करा तो फिर हम आपसे पेनल्टी लेंगे। कब तक कर देना चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई साहब हम दो तरीके के गुड्स मानते हैं, एक गुड्स इन विच मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, और एक व्हेन मूवमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। सर ये कौन से गुड्स होते हैं, दुनिया भर के 90% ऐसे गुड्स जिसमें मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है। आप मेरी दुकान पे आते हो, सामान पसंद करते हो, वो आप खरीद के लेके जाते हो, तो आपको गुड्स देने के लिए मुझे गुड्स यहाँ से वहाँ मूव करने पड़ते हैं ना। अब उसकी डिलीवरी आप खुद लेके जाओ या मैं आपके घर तक पहुँचाऊँ, मूवमेंट तो रिक्वायर्ड है कि नहीं है। आज यहाँ देख लो आप, जितनी भी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई है इन सब को, इसको मैं इसके दुकानदार से खरीद के लाया तो मूवमेंट रिक्वायर्ड हुआ कि नहीं हुआ। लाइट पंखे उनके दुकानदार से खरीद के लाया तो मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इसके यहाँ से कचौरी खाओगे आप तो कचौरी का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। तो जिस दिन अगर जो गुड्स है उसका नेचर ऐसा है कि उसका मूवमेंट जरूरी है, तो जिस दिन मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसी दिन बिल बन जाना चाहिए था। समझे कि नहीं समझे। आपने मुझसे कोई बड़ी सी मशीन खरीदी, आप रहते हो गुजरात में, मैं रहता हूँ राजस्थान में, आपने राजस्थान में आए, मशीन पसंद करी और बोला गुजरात में यहाँ पे भिजवा दो, ठीक है। अब इतनी बड़ी मशीन थी कि धीरे धीरे आती ट्रक में 5 दिन लग गए आने में। तो जिस दिन मेरे यहाँ से उसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया उस दिन मुझे बिल बना देना चाहिए था। एग्जाम्पल लेते हैं 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आपके पास पहुंचा 10 अक्टूबर, तो बिल कब बन जाना चाहिए था, 5 अक्टूबर को बन जाना। समझ में आया। पर मैंने तो बिल जब आपने ऑर्डर दिया, फाइनलाइज किया और ट्रांजेक्शन मतलब डील हो गई, मतलब मान लो 25 सितंबर को, तो मैंने तो बिल 25 सितंबर को ही बना के आपको दे दिया। तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 5 अक्टूबर, बट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 25 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर 25 सितंबर। समझ में आया कि नहीं आया। ये तो था व्हेन मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। अगला सर मूवमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे कौन से गुड्स हैं जिसमें मूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। बेटा ऐसे गुड्स जो आप क्लाइंट की साइट पे ही जाके बनाते हो। एग्जाम्पल, अब आपने मुझे, आप मेरे शोरूम पे आए, मेरा फर्नीचर का शोरूम था जिसमें सोफ़ा सेट्स वगैरह पसंद किया। अब आपने जितने भी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी उसमें से आपने एक सेलेक्ट कर लिया कि सर ये वाला मेरे को पसंद है। मैं ठीक है आप जाओ मैं पहुँचाता हूँ। तो ये तो मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ से अब आपके घर तक जाएगा। फिर आपने कहा कि नहीं नहीं सर मेरे को ये वाली डिज़ाइन पसंद है पर कपड़ा मुझे ये वाला चाहिए। मैंने कहा ये तो सर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं मेरी वर्कशॉप पे बनाऊं और फिर आपके यहाँ भेज दूं, तो ये तो था मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। और एक मैंने कहा आप टेंशन मत लो,
मैं आपके घर पे आऊँगा, वहीं पे नाप वाप लेके वहीं सोफ़ा बना के आपको दे दूँगा, ठीक है। तो अब मैं आपके घर पे आया और वो सोफ़ा सेट मैंने वहीं पे बनाया और आपको दे दिया, ये रहा आपका सोफ़ा कंप्लीट, चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो बोल दो, ठीक है। तो अब ये जो मूवमेंट, ये जो गुड्स बना है, इसके लिए मूवमेंट रिक्वायर्ड है क्या? ये तो वहीं बना है भाई, तो इसके लिए मूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। एंड व्हेन मूवमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर डेट ऑफ हैंडओवर, कि जिस दिन मैंने वो गुड्स आपको अवेलेबल करवा दिया कि सर अब ये मेरी तरह से कंप्लीट है, चेक कर लो और मुझे मेरा पैसा दो, हिसाब चुकता कर दो, खत्म बात। तो 15 दिन लगे मुझे बनाने में, 15 दिन बाद 16वें दिन में मैंने कहा मेरी तरफ से कंप्लीट है, चेक कर लो। तो जिस दिन मैंने वो गुड्स आपको हैंडओवर किए, उस दिन क्या बन जाना चाहिए था? इनवॉइस बन जाना चाहिए था। अब अगर मैंने दिन 16वें दिन में आपको इंटीमेट किया है, आपको हैंडओवर कर दिया है, तो 16वां दिन, और मान लो इनवॉइस, तो जब आप मेरी दुकान पे आए थे तभी मैंने बना दिया था, तो डेट ऑफ इनवॉइस वो, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस ये, विच एवर इज अर्लियर इज दिन टाइम ऑफ सप्लाई। नहीं सर, मैंने तो बना दिया, आपने चेक कर लिया, हाँ सब कुछ ठीक है, अब मैं अगले दिन गया 17 तारीख को बिल बना के आपको दे रहा हूं। तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या थी? 16, और डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 17, विच एवर इज अर्लियर 16। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखो, मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए ना, उन दोनों एग्जाम्पल में मैंने इश्यू ऑफ इनवॉइस बोला और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बोला। डेट ऑफ पेमेंट का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। और मैंने खुद ने भी अपने नोट्स में इसको कट कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने एक्ट में तो लिखा, लेकिन मैंने बाद में मना कर दिया। क्या मना कर दिया? नहीं भाई साहब, जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। क्योंकि ये सोफा सेट वाले एग्जाम्पल में ही सोच लो कि अगर आप डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बोल देते, तो कोई भी सोफा सेट बनाने वाला तेरे घर पे आके फर्नीचर बनाएगा तो पहले तो उससे एडवांस लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो उन्हें 50,000 रुपये का सोफा सेट पसंद किया है, तो भाई 20,000 तो वो एडवांस में लेगा ही लेगा। तो विच एवर इज अर्लियर में पेमेंट तो 20,000 रुपये पहले ही आ गया, पर वो तो 20 ही आया, तो फिर 20 का तो उस टाइम पे टैक्सेबल करो, और फिर जब बिल बना तब 50 का बना, तो सब 50 में से 20 तो मैं पहले ही टैक्स दे चुका हूँ, अब बाकी के 30 को अलग से टैक्सेबल करो। तो यार ये एक ही चीज़ के ऊपर दो अलग अलग टैक्स की लायबिलिटी आ रही है, और फिर आइडेंटिफाई करते रहो किस गुड्स का कितना पैसा कब आया, फिर कब आया, फिर कब आया। सोफा सेट 50,000 का नहीं होता, 1.5-2 लाख का होता तो फिर मैं आपसे हर थोड़े टाइम में पैसे लेता रहता। इनवॉइस तो बिल्कुल एंड में इशू करता। फिर क्या करते? हर थोड़े टाइम में थोड़ा टाइम ऑफ टैक्सेबल लिमिट आती रहती। तो इन्होंने कहा चलो छोड़ो यार, माफ़ करो लोगों को, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को हटा दिया। किस में से हटाया? गुड्स में से। कौन से केस में से? सिर्फ नॉर्मल सप्लाई। सर्विस में तो अभी भी डेट ऑफ पेमेंट वैलिड है, कंटिन्यूस सप्लाई में भी डेट ऑफ पेमेंट वैलिड है। समझे कि नहीं? ओके। अब आते हैं अपन, ये समझ में आया सबको? क्वेश्चन कर ले इसके अपन। बहुत लल्लू क्वेश्चन है, आपको हर चीज की डेट दे रखी होगी, आपको विच एवर इज अर्लियर लेना है। हाँ, इसमें याद रखने वाली बात क्या है? व्हेन मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, डेट ऑफ मूवमेंट, व्हेन मूवमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, डेट ऑफ हैंडओवर। डन। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ आप। यार मेरी एक नई वाली बुक भी आई थी, तुम लोगों ने देखी क्या? नई वाली बुक देखी मेरी? नहीं? ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मेरी बुक में पेज नंबर 129 है, आपकी बुक्स में क्या है? 129 ही है। चोर साले कुछ भी चेंज नहीं करते। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच केस। इन सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसमें क्या चाहिए भैया? मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पहला तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस मतलब डेट ऑफ मूवमेंट, और डेट ऑफ पेमेंट से अब मुझे मतलब नहीं है, तो मैं तो सिर्फ 2 चीज़ों को ही देखूंगा। तो उन्होंने टेबल बना के दे रखी है, एक तो डेट ऑफ इनवॉइस दे रखा है और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स दे रखा है। एक काम करो, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट पे तो क्रॉस मार दो, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट वाले कॉलम पे क्रॉस मार दो, अब मेरे सॉल्यूशन में काम करनी है। तो पहला केस 16 में और 26 में, विच एवर इज अर्लियर 16 में। सॉल्यूशन में देखो 16 में आ रहा होगा, 18th में और 17th में, 17th में, 20th में और 22 में, 20th में। अरे कितना लल्लू क्वेश्चन है, 10-10 मार्क्स में से क्वेश्चन देते गधे साले। हाँ 10 मार्क्स में क्या कराएंगे, तुमसे ही कराएंगे। अब 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा और तुम ये 3 डेट लिख के आ जाओगे तो 3 ही मार्क्स मिलेंगे। ये तमाशा लिखना है ना, ये सब लिखा है तो सही, नोट्स दिए, इतनी मेहनत करी, तो सब कुछ लिखना है और एक्सप्लेन करना है
कि भाई ये 16 में क्यों, ये 17th में क्यों, ये 20th में क्यों, और फिर आपने पेमेंट को क्यों कंसिडर नहीं किया, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। क्योंकि वो लोग तो क्या करते हैं, देखो आप 2 साल तो हो गए, तीसरा साल है, तो ये समझ लो वो लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ पन्ने गिनते हैं। एक पन्ने के 2 मार्क्स है, 10 मार्क्स के उसमें तुमने 5 पन्ने लिखे हैं, तुम्हें 10 मिलेंगे, ठीक है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई in each case in accordance with the provision of section 12 of the Central Goods and Service Tax Act 2017 is supply involves movement of goods। वापस से सप्लाई में क्या चाहिए भैया, मूवमेंट ऑफ गुड्स चाहिए। डेट डॉक्यूमेंट सॉरी इनवॉइस डॉक्यूमेंट डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू रिसिपेंट। क्रॉस मार दो इसको। क्यों क्रॉस मार दो, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर अंडरलाइन करो, इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड। तो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो स्टार्टिंग मूवमेंट मतलब डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, कि आपके यहाँ से गुड्स कब चले थे वो इंपॉर्टेंट है, उसके यहाँ कब पहुंचे ये इंपॉर्टेंट नहीं। तो तीसरा वाला कॉलम क्रॉस मार दो, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इसको भी क्रॉस मार दो। सरकार ने मना कर दिया है, हम गुड्स के केस में पेमेंट नहीं देखेंगे अब। ओके, तो 2 ही बचा फिर से, 20 अप्रैल और 26 अप्रैल, 20, 24 और 15, 15, 27 और 9, 27। अबे ढक्कन 9 क्यों, महीना भी तो देख। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा और गौतम उसको भी गलत करके आएगा, ठीक है। ओके, और सॉल्यूशन लिखने का तरीका देख लो, इनको पूरा टेबल लिखा है इन्होंने, पहले पूरा क्वेश्चन लिखा है फिर सॉल्यूशन लिखा है। तुम सिर्फ डेट लिख के आ जाओगे, मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 3 बहुत डिफिकल्ट है बेटा, ध्यान से देखना। फिर एक्स ऑफ दिल्ली सप्लाइज गुड्स टू वाई ऑफ मुंबई, X has to send the goods for delivery from Delhi to Mumbai। देखो क्या लिखा हुआ है, X has to send the goods for delivery from Delhi to Mumbai, मतलब मूवमेंट रिक्वायर्ड है। हाँ मैं पुराना हूँ ना, लड़ा नया बुक दे दो। अरे इनको तो पागल हैं, तो इनको थोड़ी समझ में आता है। अरे अंग्रेजी में तुम्हें इतना समझ में आ गया कि मूवमेंट रिक्वायर्ड है, ढक्कन नहीं पुरानी कर रहे हो तुम लोग, सबको समझ में आ गया। ओके, मयंक सेंड द गुड्स टू अभिनव ऑन 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को मयंक ने गुड्स सेंड कर दिए, तो डेट ऑफ मूवमेंट क्या है, 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को भाई साहब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। द अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन इन द गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। ये क्वेश्चन ही क्या है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच केस, ठीक है। तो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस उन्होंने खुद ने ही सेम लिख के दे दिए। देखो फोकर का टेबल कॉलम जोड़ रखा है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक को क्रॉस मार सकते हो, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स को क्रॉस मार दो, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस को टिक कर लो, और अब दोनों कॉलम में से सबसे पहली वाली डेट चुन लो। 12 दिसंबर और 29 दिसंबर, सॉरी 28 और 29, 28, 2 जनवरी और 29 दिसंबर, 29 दिसंबर, 29 दिसंबर एंड 29 दिसंबर। बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। 29 दिसंबर, ठीक है। अगला, अ मशीन, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कौन से है, व्हेन मूवमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उस कब तक हो जाना चाहिए था, हैंड ओवर तक हो जाना चाहिए था, ठीक है। Okay. A machine has to be supplied at buyer's workshop. It is to be done by sourcing various components from vendors and assembling the machines at workshop. The details of various events are as follows. अंग्रेजी में एक मशीन उसी के वर्कशॉप में बनानी थी, तो अलग अलग वेंडर से माल मटेरियल इकट्ठा करके वहां असेंबल करके देनी थी। ओके, 18th में purchase order with advance of 80,000 received for goods worth rupees 10 lakh and entry duly made in the seller's book of account। कि भाई साहब अभी परचेज ऑर्डर निकला है और 10 लाख में से 80,000 रुपये एडवांस के रिसीव हो गए, क्रॉस मार दो इसको, क्योंकि पेमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो मतलब रखता ही नहीं हम, तो इस इवेंट को क्रॉस मार दो। द मशीन इज असेंबल्ड, टेस्टेड एट वर्कशॉप एंड एक्सेप्टेड बाय बायर 19 जून। डबल टिक कर लो भाई, ये रहा हैंड ओवर की डेट कि उसने एक्सेप्ट कर लिया और हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है।
इनवॉइस रेस 22 जून, 19 जून को जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपने हैंड ओवर कर लिया, तो 22 को क्यों मनाया भाई? विच एवर इज अर्लियर, 19 जून क्या है आपकी डेट ऑफ सप्लाई। बैलेंस पेमेंट ऑफ 920, इसको भी क्रॉस मार दो कि पेमेंट से तो मतलब है ही नहीं, तो वही कि डेट ऑफ हैंड ओवर और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। सोल्यूशन पढ़ लो प्लीज। बहुत दिमाग पे जोर पड़ रहा है आराइश? नहीं। Illustration number 5. From the following information, determine the time of supply in each case in accordance with the provisions of Section 12 of the Goods and Service Tax Act. If supply does not involve movement of goods. Underline कर लो. If supply does not involve movement of goods. Date of invoice, date when goods made available to recipient, date of receipt of payment. Date of receipt of payment को क्रॉस कर दो और फिर दोनों में से whichever is earlier चुन लो, फटाफट फटाफट सोल्यूशन भी देख लो, हो गया क्वेश्चन। हाँ जो भी है 4 5 5 4 हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई। पहले कंटिन्यूस सप्लाई का नेचर क्या, ऐसी चीज़ें जो कंटिन्यूस बेसिस पे आपको मिलती रहती है और फिर एक पीरियड के एंड पे उसका हिसाब हो जाता है, उसको कंटिन्यूस सप्लाई बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल मैंने अभी लिया, पानी का कैंपर जो आपके रिक्वायरमेंट से कंटिन्यूस बेसिस पे आपके पास आता रहता है। और दूसरा एग्जाम्पल, कभी अगर आप गुजरात गए हो तो वहाँ पर जो आपकी LPG गैस है, जो आपके किचन में जो सिलेंडर्स होते हैं LPG गैस के, वो वहाँ पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होती है। जैसे आपका पानी पाइपलाइन के थ्रू आता है, वैसे वहाँ पे गैस भी येलो कलर की पाइपलाइन होती है, उसके थ्रू घरों में सप्लाई होती है। ठीक है, तुम लोग किस ने नहीं देखा है? देखा है सबने, यहाँ पे भी आता है। अच्छा, वेरी गुड। तो सुन लो, अब तुम्हें समझ में तो आई आओ किसकी बात कर रहा हूँ। इन केसेस में क्या होता है कि आपका मंथली जो कंजम्पशन होता है ना, तो मंथ के एंड में पहले कंपनी आपको बताती है आपका कंजम्पशन, तो मतलब स्टेटमेंट देती है कि आपने इतनी यूनिट्स हमारी क्या कर ली, यूज़ कर ली। जैसे वो पानी का कैंपर हुआ, इवन आपका टेलीफोन का बिल हुआ, आपका लाइट का बिल हुआ। पर टेलीफोन का बिल और लाइट का बिल अभी परफेक्ट एग्जाम्पल इसलिए नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं गुड्स की, और टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी आता है सर्विसेज में, लेकिन आप उसके एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ सकते हो। आपने अगर अपना लाइट का बिल देखा हो तो लाइट के बिल में आपका कंजम्पशन गिवन होता है कि इतनी यूनिट से इतनी यूनिट्स आपने यूज़ कर ली, तो टोटल इतनी यूनिट्स हो गई आपकी। और फिर एक साइड पे उसका बिल होता है कि इतनी यूनिट्स के इस रेट के हिसाब से इतना इतना चार्जेस वगैरह लग के ये क्या हो गया, बिल हो गया। तो यार होता क्या है कि इनको दो चीज़ इशू करनी पड़ती है। एक तो इशू करना पड़ता है इनको स्टेटमेंट, जिसमें आपका कंजम्पशन पैटर्न लिखा हुआ होता है, कितना कंज्यूम किया वो गिवन होता है। और फिर उस कंजम्पशन के बेसिस पे अगला होता है आपका बिल, जिसके ऊपर वो रेट लगा के आपके टोटल चार्जेस वगैरह लगा के आपका बिल दे देते हैं। ठीक है, तो अब सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या माने, क्योंकि ये हमसे एक डिपॉजिट भी लेके रखते हैं, ये हमसे टाइम टू टाइम पैसे भी लेते रहते हैं। जैसे आपका बिजली का बिल एक पर्टिकुलर डेट पे जनरेट होता है और एक पर्टिकुलर डेट से पहले पहले आपको पे करना होता है। ठीक है, और आप उस टाइम गैप के बीच में
कभी भी पे कर सकते हो, और इवन कुछ लोग बाद में भी पे करते हैं। और लेकिन आप उसको कंजम्पशन तो पिछले महीने से कर रहे हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या माने? जब आप कंज्यूम कर रहे थे तब माने, कि जब उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया तब माने, या जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट था तब माने, या बीच में आज जब आपने पेमेंट किया तब माने, या बाद में जब आप पेमेंट भविष्य में करोगे तब माने? तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या माने? वैसा का वैसा सेम टू सेम उन्होंने क्या देखा, देखो भाई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, वही लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। और डेट ऑफ, अबे बेवकूफ हूं क्या मैं? हाँ तो अगर तुमने बोला डेट ऑफ पेमेंट, ये लो, इसमें भी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को काट दिया हमने, ठीक है। लेकिन हम यूँ कहेंगे डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इन एडवांस को काटेंगे अपन, कि अगर एडवांस में पैसा लिया है तो काम का नहीं है। लेकिन जो सीखने वाली बात रही इन सब में कि अंडर सेक्शन 31 अब कंटिन्यूस सप्लाई में अब मूवमेंट और नॉट मूवमेंट तो देख नहीं सकते ना आप, क्योंकि मूवमेंट तो रोज ही हो रहा है भाई। पानी का कैंपर तो रोज ही उसकी दुकान से मेरी दुकान तक आ रहा है, एलपीजी तो पाइपलाइन के थ्रू कंटिन्यूस बेसिस पे आ ही रही है, जब भी स्टोव चलाओ कंज्यूम हो रही है वो, तो फिर कैसे? तो इन्होंने कहा कि लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगी? अगर आप स्टेटमेंट इशू करते हो तो स्टेटमेंट, और कोई सक्सेसिव पेमेंट लेते हो जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट, इनका विच एवर इज अर्लियर। मीन्स बिजली के बिल के एग्जाम्पल समझते हैं अपन। मेरे घर का बिजली का बिल 4 से 5 तारीख को जनरेट हो जाता है, और मुझे उसको पे करना होता है 14 से 16 तारीख, हर महीने अलग आ जाती है। किसी दिन वो नंबर ऑफ वर्किंग डेज के हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी अपन एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 4 तारीख को बिल जनरेट होता है और 16 तारीख को मुझे उसको पेमेंट करना होता है, तो हर 4 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं अपन सक्सेसिव स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? सक्सेसिव स्टेटमेंट। कि हर 4 तारीख से 4 तारीख मैंने जो कंज्यूम किया होता है, 4 तारीख को उसका हिसाब आ जाता है कि इतना आपने क्या किया है, कंज्यूम किया है। तो ये जो कंजम्पशन का आता है एक सक्सेसिव स्टेटमेंट। लेकिन ये लोग अपना पेपर बचाने के लिए उसी स्टेटमेंट के पीछे या उसी स्टेटमेंट के नीचे बिल भी दे देते हैं कि इतना कंज्यूम किया ना आपने, तो ये रहा आपका बिल। पर यहां पे जीएसटी से मतलब किसका है? स्टेटमेंट का। जैसे वो पानी का कैंपर, अगर आपकी दुकानों में पानी का कैंपर आता हो तो वो है ना 2 बिल देता है, एक बिल देता है और एक कार्ड देता है, जिस कार्ड पे वो लिखता है कि आज की तारीख में इतने 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 इतने, उसका टोटल कैंपर लिख देता है और फिर अलग से बिल देता है। तो यहां पे बिल की बात नहीं हो रही, बिल तो आपकी मर्जी है कभी भी इशू करो, यहां बात किसकी हो रही है? उस स्टेटमेंट की। तो अगर आप स्टेटमेंट इशू करते हो या आप सक्सेसिव पेमेंट लेते हो, तो इन दोनों में से जो डेट पहले आ रही है ना, उस दिन बिल इशू हो जाना चाहिए। मतलब मेरे बिजली के बिल के केस में 4 तारीख और 16 तारीख, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर क्या है सर? सक्सेसिव स्टेटमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर 16 तारीख, सॉरी 4 तारीख। तो 4 तारीख को बिल बन जाना चाहिए। अब आप बताओ आपने कब बनाया? सर उसने तो बिल 3 तारीख को ही बना के भेज दिया। बिल बनाया 3 तारीख को, स्टेटमेंट जनरेट हुआ 4 तारीख को, और दोनों चीजें एक साथ भेज दी। या फिर उसने बिल बनाया 5 तारीख को, पहले स्टेटमेंट जनरेट होगा फिर बिल जनरेट होगा, तो बिल बनाया बाद में। तो हम कह रहे हैं डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। पेमेंट तो मैं देखूंगा ही नहीं, तो पेमेंट कौन सा नहीं देखूंगा? एडवांस वाला नहीं देखूंगा, सक्सेसिव पेमेंट तो देखना पड़ेगा ना। अगर मान लो उसमें ये लिखा हुआ होता कि पेमेंट तो आपको 1 तारीख को ही देना है, स्टेटमेंट भले ही हम कब इशू करेंगे 4 को, तो सक्सेसिव पेमेंट और सक्सेसिव स्टेटमेंट में पहला क्या आ गया? सक्सेसिव पेमेंट आ गया। तो विच एवर इज अर्लियर इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए था? सक्सेसिव पेमेंट। अब मान लो उसने पेमेंट लिया 1 तारीख को, बिल इशू किया 4 तारीख को, सॉरी स्टेटमेंट इशू किया 4 तारीख को और बिल इशू किया 5 तारीख को, तो विच एवर इज अर्लियर? 1 तारीख। समझ में आया? तो अब मुझे जो 3 चीजें देखनी है वो कौन कौन सी देखनी है? यहाँ देखो, ये तो हुआ मेरा 1 एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, ये हुआ मेरा 2 डेट ऑफ स्टेटमेंट, और तीसरा मेरा डेट ऑफ सक्सेसिव पेमेंट 3। यहां दोनों के आगे क्या लग जाएगा? डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट, डेट ऑफ सक्सेसिव। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव मतलब उसी दिन इशू होता है हर बार, तो वो बोलेंगे सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट, विच एवर इज
अर्लियर क्या है आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं अपन। Illustration number 6, page number 133. Gas is supplied by a pipeline by a gas company to its customer. Monthly payments are made by the recipient of gas as per contract. Every quarter, invoice is issued by supplier, supported by a statement of goods dispatched and payments made. The recipient has to pay the differential amount, if any, after issuance of the invoice. The details of the various events for the quarter ending 30th June are as follows. बहुत क्लासिक कहानी उसने दी। उसने कहा एक गैस कंपनी है जो गैस पाइपलाइन के थ्रू क्लाइंट के यहाँ पहुँचा देती है। अब वो हर महीने आपने कितनी गैस कंज्यूम करी उसका सक्सेसिव स्टेटमेंट देगी मंथली बेसिस पे, लेकिन बिल कब जनरेट करेगी? क्वार्टरली बेसिस पे, कि 3 महीने में जो 3 स्टेटमेंट आए ना, तीनों स्टेटमेंट का साथ में एक बिल आएगा। और क्योंकि 3 महीने से काम चल रहा है तो आपको एक पर्टिकुलर डेट पे आपको पेमेंट भी देना पड़ेगा, सक्सेसिव पेमेंट भी देना पड़ेगा। फिर जब मैं बिल इशू करूंगा तो पेमेंट का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपको बिल इशू करने के बाद देना पड़ेगा। सिंपल सी बात। उसने बस क्या करा, हमारे बिजली के बिल की तरह हर स्टेटमेंट पे पेमेंट नहीं ले रहा है, वो बिल जनरेट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है ये अगर तेरा एक क्वार्टर है तो 3 बार तो मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट इशू करूंगा। ठीक है, कि तूने इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर कितना बिल, कितना मेरी गैस कंज्यूम करी। ठीक है, जब मैं स्टेटमेंट इशू करूंगा ना तो तुझे एक रेस्पेक्टिव अमाउंट भी 3 बार देना पड़ेगा, और फिर 1, 2 और 3 स्टेटमेंट का एक साथ बिल इशू कर दूंगा। ये बिल मैंने इशू कर दिया। अब इस बिल का जो टोटल अमाउंट हुआ उसको मैं कंपेयर कर लूंगा। 1, 2, 3 तो मुझे पेमेंट दे चुका है, रिमेनिंग पेमेंट तुझे मुझे और देना है। क्लियर? तो अब हम क्या देखेंगे, सर उसका सक्सेसिव स्टेटमेंट और उसका सक्सेसिव पेमेंट और उसका एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अगर सक्सेसिव पेमेंट स्टेटमेंट के बाद है तो स्टेटमेंट वैलिड है। स्टेटमेंट और बिल विच एवर इज अर्लियर में स्टेटमेंट पहले आ रहा है, तो जैसे जैसे स्टेटमेंट आता जाएगा उतना उतना अमाउंट उसका वैसे वैसे टैक्सेबल होता जाएगा। क्लियर है? फैक्ट्स पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। May 5, June 5 and July 6 पेमेंट ऑफ 3 लाख मेड इन ईच मंथ। तो ये क्या है? सक्सेसिव पेमेंट 5 तारीख को। जुलाई 3 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यूड बाय सप्लायर विद इनवॉइस फॉर द क्वार्टर ऑफ अप्रैल एंड जून। घनचक्कर ने स्टेटमेंट कब इशू किया? जुलाई 3 में। ठीक है, और जुलाई 19 डिफरेंस विद इनवॉइस। अच्छा, इसने जो स्टेटमेंट इशू किया है वो किसके साथ किया है? इनवॉइस के साथ। 3 तारीख को ही पूरे 3 महीने का स्टेटमेंट इशू कर दिया और पूरे 3 महीने का इसने बिल इशू कर दिया एक साथ। मंथली बिल इशू नहीं कर रहा है ये। ठीक है, जुलाई 19 डिफरेंशियल पेमेंट ऑफ 84,000 रिसीव बाय सप्लायर फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। डिटरमाइन द डेट ऑफ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। सर समझ में आ गया ना हमको? स्टेटमेंट तो सबसे आखिरी में इशू कर रहा है ना, लेकिन सक्सेसिव स्टेटमेंट तो सक्सेसिव पेमेंट तो ले रहा है ना वो 3 लाख का। तो ये 3 तो कब टैक्सेबल हो जाएगा इसका? नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छे से समझना पड़ेगा, इसने डेट में घुमा रखा है। मुझे 3 चीज चेक करनी है 1 बाय 1। देखो, ये मेरा पूरा क्वार्टर अप्रैल से लेके जून तक का। इसने पेमेंट दिया, पेमेंट 1, पेमेंट 2 और पेमेंट 3 कब दिया बेटा इसने? 6 जुलाई, मतलब ये यहाँ पेमेंट 3 ऑन 6 जुलाई। ये कब था? 5 मई और ये 5 जून। इसके बाद स्टेटमेंट कब दे रहा है ये मेरे को? 3 जुलाई को, मतलब यहाँ पे 3 जुलाई को ये दे रहा है मुझे स्टेटमेंट, और इनवॉइस भी उसी दिन दे रहा है ना। हम क्या देखेंगे? विच एवर इज अर्लियर। सक्सेसिव पेमेंट 5 और 5 कितने कितने आ रहे हैं? 3 लाख 3 लाख आ रहे हैं। तो सर ये 3 लाख यहाँ टैक्सेबल, ये 3 लाख यहाँ टैक्सेबल। अगला जो सक्सेसिव पेमेंट आ रहा है वो कब आ रहा है? स्टेटमेंट के भी बाद आ रहा है। तो विच एवर इज अर्लियर स्टेटमेंट पे टैक्सेबल, तो अगला अमाउंट यहाँ टैक्सेबल। अब जो स्टेटमेंट जनरेट किया वो कितने का जनरेट किया? अमाउंट दे रखा है क्या आपको? नहीं, स्टेटमेंट और इनवॉइस का अमाउंट नहीं दे रखा।
लेकिन उसने कहा कि बैलेंस का 84,000 कब दे रहा है, वो बाद में दे रहा है मुझे 19 जुलाई को। तो देखो पहले वो 3 लाख दे चुका है, 3 और 3 यहां देगा वो, है ना, तो 9 लाख दे चुका है। उसके बाद 19 जुलाई को 84,000 और दे रहा है। तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपका जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट और इनवॉइस जो है वो इश्यू हुआ होगा 9.84 लाख का, तभी तो ये हिसाब बना है कि नहीं। इसमें से 3 और 3 विच एवर अर्लियर में मैं 6 तो पहले ही टैक्सेबल कर चुका हूं। कितना बचा 3.84। ये 3.84 जैसे ही 3 जुलाई आएगी टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये 3 लाख टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है, वो 84,000 टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सॉल्यूशन पढ़ो, सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं देख लो। जो एग्जाम्पल हमने समझा, जितना हमने इसको अज्यूम किया, उसके हिसाब से जो हम समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन में एक एग्जाम्पल ले रखा है कि ये जो 3 जून को ये पैसे दे रहा है ना 3 लाख रुपए, ये इस पीरियड के लिए नहीं दे रहा है। ये बात सॉल्यूशन में उन्होंने लिख रखी है। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो 3 लाख रुपए ये कब के लिए है, आने वाले पीरियड के लिए है, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए। इसका मतलब वो यूं मानेगा कि उसका जो स्टेटमेंट जनरेट हुआ है वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ 6,84,000 के लिए जनरेट हुआ है। ठीक है, ये 3 लाख कब के लिए है, आने वाले जुलाई अगस्त सितंबर के लिए। तो स्टेटमेंट कितने का है, 6,84,000 का, जिसमें से 6 लाख मैं ऑलरेडी टैक्सेबल कर चुका हूं। अब बचा कितना, 84 ओनली। तो ये 84 कब टैक्सेबल कर देगा वो, 3 जुलाई को। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब सॉल्यूशन पढ़ो, आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद घर चल जाना। बाय, टाटा, सी यू।